नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बालासोर नहीं है, बालेश्वर है। हमने कई वीडियो में बालासोर ही कहा है, पर अब से बालेश्वर कहेंगे। दिन गुजरने के साथ साथ बालेश्वर रेल दुर्घटना को भुलाया जाने लगेगा। दुर्घटना को लेकर भावनाओं का तूफान अब थमने भी लगा है। रेलवे को लेकर अखबारों में जिस तरह की खबरें छपी हैं, उन्हीं को पढ़कर लग रहा है कि अगर दुर्घटना ना भी हुई होती तब भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए था। कहीं खबर है कि ट्रेन का चालक 15 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी कर रहा था, इसलिए टक्कर हो गई। तो कहीं ब्लॉक नहीं मिला तो पटरी का मेंटेनेंस नहीं हुआ और ट्रेन पलट गई। कहीं छप रहा है कि पटरियों का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए मोदी सरकार के 3 साल में 1800 रेल दुर्घटनाएं हो गई हैं। यहां तक कि पटरियों का निरीक्षण तक में भी कमी आई है। रेलवे में नीचे के स्तर पर लाखों पद खाली बताए जा रहे हैं। रेलवे जर्जर नजर आ रही है और मंत्री की डिग्री की चर्चा हो रही है। जब काम इतना औसत हो तो फिर वाहवाही से पहले सोच लेना चाहिए। हम इन तमाम सवालों पर आज बात करेंगे अपने वीडियो में, लेकिन पहले उनकी बात जो इस दुर्घटना में मारे गए और जिनके परिजन अभी तक शवों को खोज रहे हैं। दुर्घटना में मारे गए लोग ज्यादातर शायद बहुत गरीब रहे होंगे, इसलिए उनकी बर्बादी की व्यक्तिगत कहानियां बहुत कम हैं, उनका चेहरा कम है। मंत्री जी का भावुक होता हुआ वीडियो ज्यादा चल रहा है। रेलवे का कहना है कि 1100 लोग घायल हुए थे, 900 लोग उपचार के बाद घर चले गए हैं, 200 लोग अभी भी अस्पताल में हैं और 100 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। न्यूज लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार ने रिपोर्ट की है। इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक यात्री वृंदावन बारिक का बयान छपा है, जो कह रहे हैं कि मेरे कोच में कोई 200 लोग थे और केवल 5 या 6 ही जिंदा बाहर आ पाए हैं। 90% लोग मर गए हैं। वे कोरोमंडल के S2 कोच में सफर कर रहे थे। बारिक कहते हैं कि जनरल डिब्बा लोगों से भरा हुआ था, खास तौर पर 2 डिब्बों के बीच की जगह में भी लोग भरे हुए थे। S2 और S3 के बीच इतनी भीड़ थी कि आप चढ़ नहीं सकते। डिब्बों के बीच वाली जगह में बैठे लोग सबसे पहले मारे गए और बड़ी संख्या में मारे गए हैं। 73 लोगों के डिब्बे में 200 लोग सवार थे। शेन्मय चक्रवर्ती की रिपोर्ट टेलीग्राफ में है कि बंगाल सरकार ने ओडिशा सरकार से कहा है कि जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनकी डीएनए जांच कराई जाए। डीएनए टेस्ट नहीं होगा तो परिजनों को रेलवे से मुआवजा भी नहीं मिलेगा। बंगाल के बीरभूम जिले के शोंतो शेख का पता ही नहीं चल पा रहा है। उनके परिवार ने सारी कोशिशें करके देख ली हैं। टेलीग्राफ में अपनों की तलाश कर रहे परिजनों की कहानियां और तस्वीरें छपी हैं। यह बताता है कि राहत और बचाव का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री लोग लग गए हैं बताने में कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है, कूटनीतिक जीत जैसी कोई चीज हो गई है। पहले आप तो इन पीड़ितों के साथ ठीक से खड़े हो जाइए, बाद में दुनिया का नाम लेकर ताली बजवाइएगा। अगला पॉइंट है सीबीआई जांच को लेकर कि साजिश का एंगल पता लगाया जाएगा। ये वो थ्योरी है जिससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अंकिल लोग जोश में आ सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटी वाले खासकर। इन अंकिलों ने देश के सोचने का तरीका ही भ्रष्ट कर डाला है। 2016 में कानपुर रेल दुर्घटना की एनआईए से जांच कराई गई, पाकिस्तान का हाथ खोजने के लिए। कई साल तक तो जांच ही होती रही। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर याद दिलाया है कि 2016 में कानपुर रेल दुर्घटना में 150 लोग मारे गए थे और प्रधानमंत्री ने ही साजिश की बात कही गई, एनआईए को जांच सौंप दी गई। उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपने के फैसले पर यह कहते हुए सवाल उठाया है कि सीबीआई आपराधिक मामलों की जांच करती है, रेलवे दुर्घटनाओं की नहीं। खड़गे ने पत्र में लिखा है कि 1 साल बाद यानी 2018 में एनआईए ने जांच बंद कर दी और चार्जशीट तक फाइल नहीं की। आज सवाल यह कि सीबीआई का काम क्या है, एनआईए का काम क्या है। 7 साल पहले आपने एनआईए को 2 जांचें दी थी, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई। तो क्या उन परिजनों को पूछने का हक है कि यह सरकार की विफलताओं के कारण हुआ, दोष कहीं और क्यों मढ़ा जा रहा है? और एक बात और है, ऐसी उत्कृष्ट एजेंसीज को जब आप इस तरह की जांच देते हैं जिनमें उनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगवाने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है एनआईए क्यों? एनआईए का काम है टेरर को इन्वेस्टिगेट करना। जो आपके ट्रैक के चलते हो रहा है, जो इंटरलॉकिंग की विफलता के चलते हो रहा है, जो सिस्टम फेलियर के चलते हो रहा है, जो मेंटेनेंस की दिक्कत से हो रहा है, उसके बारे में क्या होगा? कानपुर रेल दुर्घटना को लेकर रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई कि वेल्डिंग पर जंग लगने के कारण स्ट्रक्चर में कमजोरी आ गई और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 150 लोग रेलवे की अपनी कमी और लापरवाही के कारण मारे गए।
बालेश्वर दुर्घटना की जांच सीबीआई से कराने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जब मंत्री ने कह दिया कि कारणों का पता लगा लिया गया है, तब जांच के आदेश सीबीआई से कराने के क्यों दिए गए? अगर कारण पता नहीं रहा होगा तो इस बैठक में अधिकारी गंभीर मुद्रा में प्रधानमंत्री को क्या समझा रहे थे? इस मीटिंग को कई एंगल से रिकॉर्ड किया जा रहा था ताकि जनता हर एंगल से देख ले कि प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं और सारे अधिकारी कितनी गंभीरता से बैठे हैं। ट्विटर पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने लिखा है कि मंत्री ने बयान भी दिया कि हमने कारणों का पता लगा लिया है। इसके 7 घंटे बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर का पद स्वायत्त स्वतंत्र होता है। सेफ्टी कमिश्नर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अधीन नहीं होता, ना ही उन्हें रिपोर्ट करता है। सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट से पहले रेल मंत्री बोर्ड को प्रभावित कर सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं। उन्हें सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। द वायर में मीतू जैन की रिपोर्ट को भी आप इस संदर्भ में देख सकते हैं। मीतू जैन ने नाम न छापने की शर्त पर रेलवे अधिकारियों से बात की है। उनका भी कहना है कि सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट से पहले सीबीआई को जांच सौंप देना हैरान करता है। पूर्व राजस्व सचिव EAS शर्मा ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है कि उनकी नजर में यह जनता को गुमराह करने के जैसा है। द वायर में मीतू जैन की रिपोर्ट बालेश्वर दुर्घटना की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में झांकने का अवसर देती है। कई जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं और एनिमेशन के जरिए बताया जा रहा है कि कौन सी ट्रेन किधर से आई, किससे टकराई। हर कोई अपने एनिमेशन की तारीफ खुद ही करने में लगा है। मीतू जैन ने लिखा है कि बालेश्वर दुर्घटना को लेकर रेलवे के 5 अधिकारियों ने प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। सबने खराब सिग्नल सिस्टम को दोषी माना है। 5 में से केवल 1 अधिकारी ने इशारा किया है कि कारणों के सबूत मिटाने की कोशिश लगती है। इस नोट को द वायर ने देखा है, जिस पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर AK महंत का नोट है। यह डिसेंट नोट यानी बाकी 4 से असहमति का नोट है। यह नोट हाथ से लिखा हुआ है। मीतू जैन की इस रिपोर्ट में इंजीनियर ने अपने नोट में यही कहा है कि स्विच इस तरह से सेट किया गया था कि कोरोमंडल को लूप लाइन पर नहीं आना था, सीधे निकल जाना था। लूप लाइन पर जाने से दुर्घटना हुई। द वायर ने लिखा है कि हो सकता है कि दुर्घटना के बाद स्विच वापस अपनी जगह पर कर दी गई हो। मीतू जैन लिखती हैं कि यह साफ नहीं है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर AK महंत सबूतों से छेड़छाड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह सिग्नल की सारी बातें डेटा लॉगर में रिकॉर्ड की जाती हैं, उसी से ही पता चलेगा। प्राथमिक रिपोर्ट है कि मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया और हटा लिया गया, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में चली गई और मालगाड़ी से टकरा गई। अधिकारी सबोटाज यानी किसी साजिश से इनकार करते हैं। महंत का कहना है कि ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश करने से पहले ही पलट गई, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि रिकॉर्ड बताता है कि दुर्घटना लूप लाइन में घुसने के बाद हुई है। देखिए, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो ट्रेन है उसे लूप लाइन में जाना था और इस पे जो सिग्नेचर है उस पे AK महांता का भी है। बट जो अहम बात है वो ये है कि AK महांता ने एक डिसेंटिंग रिपोर्ट दी थी और ये रिपोर्ट का खुलासा ये पहली बार अब हुआ है। और उस रिपोर्ट में महांता ने एक बहुत ही अहम बात बोली है। महांता का कहना है कि स्विच बेशक लूप लाइन के लिए था, बट जो ब्लैक बॉक्स है, जो भद्रक खड़गपुर सेक्शन जिसे कहते हैं, उसमें जो उस एरिया का जो ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स के तहत इस ट्रेन को सीधे जाना था। जो सिग्नल था वो सीधे के लिए था। महांता का ये भी कहना है कि हो सकता है इसको किसी ने, जो स्विच है उसको किसी ने रिवर्स कर दिया हो डिरेलमेंट के बाद। यानी कि महांता का जो जिस पे वो हिंट कर रहे हैं वो ये है कि हो सकता है किसी ने इसको कवर अप करने की कोशिश करी हो। इस बात का ये पहली बार खुलासा हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो महांता कह रहे हैं ये नई बात नहीं है। ये पहले भी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल फरवरी में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होते होते रह गया था। एक हादसा होने वाला था, ट्रेन ड्राइवर ने देख लिया और ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दी थी। उस वक्त भी सिग्नल कुछ और दिखा रहा था, ट्रेन को कहीं और जाना था। यही नहीं, सवाल ये उठते हैं अब कि ये जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का क्या ये फेलियर है? क्या सिर्फ एक यही इक्विपमेंट है सिग्नल का जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? एक BPAC
भी एक और सिस्टम होता है। वो इस सिस्टम का काम ये है देखना कि जो ट्रैक है वो बिल्कुल खाली है, जब और दूसरी जो ट्रेन आ रही है वो ट्रेन तभी उस ट्रैक पे आएगी जब वो ट्रैक पूरा खाली है। तो ये BPAC सिस्टम भी लगा हुआ था, ये सिस्टम काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल काफ़ी सारे हैं और सवालों का जवाब हमें मिलेगा चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट से। भारत के इतिहास की इतनी बड़ी दुर्घटना मंत्री के PR मैनेजमेंट का आयोजन बनकर नहीं रह सकती। कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन इन्हें खाली क्यों रखा गया? क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? क्या रेलवे में लोग कम हैं और उसका असर काम पर पड़ रहा है? मीडिया की कई रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है। दैनिक भास्कर में यह खबर छपी है, 19 अप्रैल 2023 की है। इस हादसे में लोको पायलट राजेश प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई। राजेश प्रसाद 15 घंटे से लगातार ड्यूटी पर थे। सिंहपुर स्टेशन के पास पहुंचते ही लोको पायलट राजेश रेल इंजन से अपना नियंत्रण खो बैठे। स्टेशन में पहले से ही जिस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी उसमें रेड सिग्नल दे दिया गया और लोको पायलट राजेश गुप्ता ने सिग्नल ओवरशूट करते हुए तेज रफ्तार से खड़ी मालगाड़ी की ओर गाड़ी बढ़ा दी। यह भीषण हादसा हो गया। रेलवे के अधिकारियों से जब लोको पायलट राजेश प्रसाद गुप्ता के 15 घंटे से ज्यादा समय से नौकरी पर बने रहने की बात पूछी गई तो उन्होंने जांच के आदेश दिए गए हैं कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। सिंहपुर में 2 इंजन में आग लगी थी। एक इंजन करीब 13 से 18 करोड़ रुपए की आती है। इतने में कई साल के लिए न जाने कितने लोको पायलट नौकरी पर रख लिए जाते। अगर लोको पायलट की कमी या ज्यादा काम करने की वजह से यह दुर्घटना हुई तो बहुत दुखद है। क्या हम जानते हैं कि बालेश्वर की दुर्घटना में शामिल तीनों ट्रेन के इंजन के चालक की ड्यूटी कितने घंटे की हो चुकी थी? यह भी एक पहलू होना चाहिए। यह रिपोर्ट तो 20 नवंबर 2022 की है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। बिलासपुर जोन में रेलवे के लोको पायलट संघ ने जनरल मैनेजर का घेराव किया था। लोको पायलट संघ का बयान है कि 2 साल से सिग्नल पोस्ट एट डेंजर यानी खतरा है, तब भी सिग्नल पास कर जाने की 90 घटनाएं दर्ज हुई हैं, क्योंकि बाबा आदम के जमाने का ब्रेक सिस्टम लगा है, समय पर ब्रेक ही नहीं लगता है। रेलवे का यूनियन भी इन दिनों कमजोर हुआ है। वे अब खुलकर नहीं बोलते हैं, बोलते भी हैं तो मीडिया उतनी प्राथमिकता नहीं देता है। बालेश्वर की दुर्घटना के बाद हमें कई लोको पायलट ने बताया कि उनकी ड्यूटी के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, आराम नहीं मिलता, जिसका असर काम पर पड़ने लगा है। उनका कहना है कि इंजन में आवाज बहुत होती है, इस कारण थकान भी जल्दी होती है। हमारी ड्यूटी 12 घंटे से ज्यादा की होने लगी है, 12 घंटे भी ज्यादा है, लेकिन कागज पर 12 घंटे ही लिखी जाती है। हम अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर यह बात चर्चा में आई है। रेल मंत्री बताएं कि इसमें क्या सच्चाई है, क्यों भर्तियां समय से नहीं हो रही हैं, क्या रेलवे स्टाफ की कमी से जूझ रही है। बड़ी संख्या में नौजवान हमें लिख रहे हैं कि रेलवे की अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं, उन्हें काम पर तो रखा ही जा सकता था, नहीं रखा जा रहा है। यही नहीं, सिग्नल डिपार्टमेंट का भी हाल बहुत अच्छा नहीं। दुर्घटना के वक्त पता चल रहा है कि इनका काम कितना अहम है, तब फिर इन विभागों में लोगों की संख्या पर्याप्त क्यों नहीं है? सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में पूरे इंडियन रेलवे में HOA 2005 को फॉलो ही नहीं करते। HOA 2005 के अनुसार ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ करने के बाद कम से कम 10 घंटे का पीरियड ऑफ रेस्ट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, रात को कभी भी फेलियर हो रहा है, फ़ोन की घंटी बजती है और हमको सिग्नल फेलियर पे अटेंड होना पड़ता है। और उस फेलियर को अटेंड करने के लिए ना तो हमको कोई नाइट में गए तो नाइट ड्यूटी अलाउंस दे रहे हैं, ना तो कोई सिग्नल फेलियर को M कैटेगरी के एक्सीडेंट्स में गिना जाता तो कोई ब्रेकडाउन अलाउंस भी नहीं दे रहे हैं, और ना तो कोई एक्स्ट्रा अलाउंस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिग्नल और टेलीकॉम के फेलियर्स को अटेंड करने के दौरान या तो हम लोग सड़क से जाते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या तो रन ओवर हो जाते हैं। तो ऐसे 2 दर्जन लोग जो है साल भर में हमारे रन ओवर होते हैं या तो सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। उसके बावजूद भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस हमको दिया नहीं जा रहा है। तो जबकि ये 2016 से ही हम लोग इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस सिग्नल एंड टेलीकॉम कर्मचारियों को दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। और इसके अलावा लॉकडाउन में भी हम लोग अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हम लोगों को कोई अलाउंसेस नहीं मिला। क्योंकि रात को 2 बजे अगर फेलियर हुआ और हम फेलियर में जाते हैं तो हमारी नींद खराब करके जाते हैं। और क्या हम लोग नींद में ही नहीं काम कर रहे होते, और नींद में अगर कभी कुछ गलती हो जाए हमसे तो दुर्घटना हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रात को फेलियर अटेंड किए हैं तो सुबह वापस अपनी ड्यूटी पे आना है। अगर ड्यूटी पे नहीं आएंगे तो
वार्निंग लेटर मिल जाएगा, चार्जशीट मिल जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो एब्सेंट भर दिया जाता है। 21 मई 2022 के दैनिक भास्कर इंदौर से सुनील सिंह बघेल की रिपोर्ट छपी है कि 4000 लोको पायलट दफ्तर में फाइलें चला रहे हैं। जिनकी नियुक्ति ट्रेन चलाने के लिए हुई है वो फाइलें क्यों चला रहे हैं, और इस खबर के बाद हुआ क्या, कुछ बदला या खबर ही पुरानी होकर रह गई। ऐसी सारी खबरें इशारा कर रही होती हैं कि मंत्री कुछ भी पीआर कर ले, रेल के भीतर सब ठीक नहीं। इस खबर में भी लिखा है कि लोको पायलट की ड्यूटी 8 से 9 घंटे की होनी चाहिए, मगर 12 से 16 घंटे की ली जा रही है। दूसरी तरफ 4000 लोको पायलट और गार्ड ऐसे हैं जिनसे साल भर में 0 से अधिकतम 500 किलोमीटर गाड़ी चलवाई जा रही है। बाकी समय ये दफ्तरों में फाइलें चलाते हैं। बावजूद इसके इन्हें हर महीने 3600 किलोमीटर का रनिंग अलाउंस दिया जा रहा है। आरटीआई के आधार पर यह खबर लिखी गई थी। इन सब पर अब बातें नहीं होंगी। सैकड़ों की संख्या में रेल की परीक्षा देने वाले और परीक्षा देकर नियुक्ति का इंतजार करने वाले हमें लिख रहे हैं। रेल मंत्री के ट्विटर पर आए दिन ट्रेंड कराते रहते हैं, आप जाकर देखिए तो, कि खाली पदों पर बात कीजिए ताकि सरकार भर्ती करे। हमसे रोज कहते हैं। क्या यह सही है कि लोकसभा चुनाव के समय 28 फरवरी 2019 को रेलवे में नॉन टेक्निकल पदों की भर्ती निकली? लगभग 2 साल बाद 28 दिसंबर 2020 को आरंभ हुई परीक्षा। सितंबर 2022 को अंतिम परिणाम जारी किया गया। 4 साल लग गए प्रक्रिया पूरी होने में। छात्रों का कहना है कि दिसंबर 22 से ही नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ये छात्र हमें क्यों बार बार लिख रहे हैं? अश्विनी वैष्णव फिर क्या काम करते हैं? टीवी चैनलों के कार्यक्रम में वंदे भारत पर पावर पॉइंट चार्ट बनाकर प्रचार करने से अच्छा है कि मंत्री जी इन नौजवानों को जवाब दे दें कि उन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। नौकरी मिल जाएगी तो ये लड़के ज्यादा प्रचार करेंगे। अगर मंत्री जी इस पर काम कर रहे होते तो बालेश्वर में रात में काम करने का वीडियो बनवाकर और माइक से वंदे मातरम के नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे क्या आपने सोचा कि लोगों के घरों में लाशें पहुंच रही हैं, अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी नहीं हुई होंगी? ये मंत्री जी किस बात का वंदे मातरम और भारत माता की जय कर रहे हैं? क्या यहां चुनाव जीत गए हैं? भारत माता की वंदे वंदे। अलग अलग अखबारों में छप रही खबरें मिलाकर आप देखेंगे तो रेलवे के भीतर का हाल बुरा नजर आएगा। पटरियों के मेंटेनेंस का भी मुद्दा बार बार आ रहा है। ऐसा पढ़ने को मिल रहा है कि पटरियों को ठीक करने के लिए समय नहीं दिया जाता है, जिसे ब्लॉक सिस्टम कहते हैं। रिस्क लेकर गाड़ियों को पास कराया जा रहा है। 30 अगस्त 2017 को मुजफ्फरनगर के खतौली में ओडिशा जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में 23 यात्रियों की जान चली गई। नवभारत टाइम्स की इस खबर में लिखा है कि ट्रैक पर काम कर रहे रेलवे कर्मचारी बिना किसी सूचना के चाय पीने चले गए और कटी पटरी को भगवान के भरोसे छोड़ गए। वे मरम्मत के औजार भी ट्रैक पर ही छोड़कर बाजार में चाय पीने चले गए। इसलिए अब इस काम से जुड़े 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। मरम्मत का काम क्यों अधूरा रह गया और ट्रेन कैसे उस पर चली गई? इसका जवाब इस दुर्घटना को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट से मिल सकता है। कुछ और मिलेगा। इसमें खतौली स्टेशन मास्टर और दिल्ली में बैठने वाले सेक्शन कंट्रोलर की बात हो रही है। फोन रिकॉर्डिंग का जिक्र है और उसे छापा गया है। इस बातचीत से पता चलता है कि ग्राउंड स्टाफ कह रहा है कि पटरी की मरम्मत करनी है, ब्लॉक देना है, यानी गाड़ियां रोकिए तभी तो मरम्मत का काम पूरा होगा। 22 अगस्त 2017 की यह रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की। ब्लॉक नहीं दिया गया क्योंकि गाड़ियां बहुत हैं। सेफ्टी कमिश्नर ने भी इसकी पुष्टि की है कि ट्रैक के रख रखाव की जिम्मेदारी परमानेंट वे इंस्पेक्टर की होती है। उसने 20 मिनट का ब्लॉक मांगा था। इस दौरान गाड़ियों को कुछ देर के लिए रोका जाता है ताकि कमजोर पटरी बदल दी जाए। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पटरियों को तुरंत ठीक करने के लिए जो ब्लॉक मांगे जाते हैं उसे लेकर आपसी झगड़ा होता है और उसके बारे में कई और जानकारियां हैं जो हम नहीं जानते। यह क्यों होता है? क्या गाड़ियां ज्यादा हैं, पटरियां कम पड़ गई हैं, स्टाफ कम है? इन सब बातों के जवाब हमारे पास मुकम्मल रूप से नहीं है, मगर रेलवे को जानने वालों की निगाह में यह बात आती रहती है कि कई बार ब्लॉक की मांग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जहां तक सुरक्षा नॉर्म्स का सवाल है, एक बहुत गंभीर गड़बड़ी रेलवे में लगातार हो रही है। आपको याद होगा 2017 में मेरठ के पास खतौली में उत्कल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के समय 13 लोगों को सस्पेंड किया गया। कारण क्या था कि वो ट्रैक मेंटेन कर रहे थे और मेंटेनेंस के बीच में चाय पीने चले गए और ट्रैक खुला हुआ था। उसी समय ट्रेन आई और गिर गई और बहुत से लोग मारे गए। आप ये समझिए
कि ये ट्रैक मेंटेनेंस बिना ब्लॉक के किया जा रहा था। रेलवे जब भी मेंटेनेंस करती है तो एक ब्लॉक का ऑर्डर होता है कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी है ब्लॉक होगा। उस ब्लॉक के समय किसी भी यात्री गाड़ी या गुड्स ट्रेन को उस ट्रैक पर सिग्नल नहीं दिया जाता। अगर उत्कल एक्सप्रेस वहां पहुंची, इसका मतलब साफ है कि वो मेंटेनेंस बिना ब्लॉक के किया जा रहा है। और ये समस्या बहुत बड़ी है। जो ऑपरेटिंग मैनेजर होते हैं, जो रेलवे में जीएम को भी डिक्टेट करते हैं, वो साफ साफ मेंटेनेंस के लोगों को कहते हैं कि हम इतने ब्लॉक नहीं देंगे। आप 2 गाड़ी निकलने के बीच में 10 मिनट का समय है, उसमें मेंटेनेंस करिए। और लिटरली झगड़ा होता है मेंटेनेंस के कर्मचारियों के बीच और ऑपरेटिंग के बीच कि वो अगर 5 जगह ब्लॉक मांग रहे हैं तो उनको 1 या 2 जगह ब्लॉक मिलता है। इस तरीके से सिक्योरिटी नॉर्म्स को कंप्लीट खिलवाड़ किया जाता है। सुदीप श्रीवास्तव की इस बात को आप सीएजी की रिपोर्ट से मिलाकर देखिए तो पता चलेगा, जो कई जगहों पर अब छप चुकी है। दिसंबर 2022 में यह रिपोर्ट आई थी। अगर इसकी चर्चा तब ज्यादा हुई होती तो शायद हम एक बेहतर रेल व्यवस्था को देख रहे होते। दुर्घटना के वक्त ये जो लापरवाहियों की रिपोर्ट आती है, अचानक नहीं हो जाती, पहले से हो रही होती हैं। इसलिए होती हैं कि कई महीनों से कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है और आपके अपनों की जान यूं ही चली जाती है। दिसंबर 2022 में आई सीएजी की इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2017-18 से लेकर 2020-21 के बीच 217 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जो गंभीर मानी जाती हैं। इनमें से 163 दुर्घटनाएं पटरी से उतरने के कारण हुई हैं। रेलवे दुर्घटनाओं की गिनती उनमें होने वाले जान माल के नुकसान के आधार पर करती है। जान माल के नुकसान वाली दुर्घटनाओं की संख्या 217 थी, लेकिन सामान्य दुर्घटनाओं की संख्या हैरान करने वाली है। इनकी संख्या 1800 है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गाड़ियां पटरी से इसलिए उतर जा रही हैं या पलट जा रही हैं क्योंकि पटरियों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, ट्रैक के नवीनीकरण के लिए जो फंड दिया जाता है वो कम होता जा रहा है और जो दिया जाता है उनका भी इस्तेमाल नहीं होता है। यह रिपोर्ट बहुत खतरनाक हालात की तरफ इशारा करती है। रेलवे में 68% दुर्घटनाएं डिरेलमेंट की वजह से हो रही हैं क्योंकि पटरियों का रखरखाव ठीक नहीं होता है। ट्रैक की जांच करने के लिए आपने ट्रैक रिकॉर्डिंग कार देखी होगी रेल से गुजरते वक्त। इसके जरिए ट्रैक का लगातार परीक्षण निरीक्षण चलता रहता है। इसी सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी किसी जोन में ट्रैक रिकॉर्डिंग कार टीआरसी की संख्या 30% कम है तो किसी जोन में 100%। बताइए, इसकी भी कमी है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि एक जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि फरवरी 2019 में सीमांचल एक्सप्रेस डिरेल हो गई क्योंकि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार से पटरी का परीक्षण 4 महीने से नहीं हुआ था। बालेश्वर की दुर्घटना खड़गपुर रेलवे डिवीजन में आती है जो दक्षिण पूर्वी जोन में है। इस जोन के बारे में सीएजी ने लिखा है कि 2017 से 21 के बीच ट्रैक के निरीक्षण में काफी कमी देखी गई है। कई ग्रुप में तो 83% तक की कमी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हर दिन भारत में 49 रेल दुर्घटनाएं होती हैं और 45 लोग रोज मर जाते हैं। मोदी सरकार के पहले दौर में जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री थे, हार्वर्ड से पढ़कर आए। मॉब लिंचिंग के आरोपी जब जमानत पर बाहर आए तो उनका सम्मान करने लग गए। मेरा कहना है कि नेता किसी भी दल का हो, कैसा भी हो, आप नेता का आकलन उसके कपड़े की स्टाइल से, उसके रंग रूप से, उसके चश्मे से, चश्मे के रंग और फ्रेम के रंग से, डिग्री और खासकर नोट कीजिए, बिना मतलब वाली अच्छी अंग्रेजी से मत कीजिए उसका आकलन। कोई मंत्री का सूट अच्छा है, हैंडसम है, जरूरी नहीं कि उसका काम भी हैंडसम होगा। ठीक उसी तरह से जैसे गोदी मीडिया के एंकरों के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं मगर पत्रकारिता थर्ड क्लास होती है। बिहार में एक पुल के गिरने का वीडियो आया तो आईटी सेल को लगा कि अब रेल से ध्यान हट जाएगा। वहां भी भ्रष्टाचार का मामला दिख गया है। यह तुलना ही गलत है। भ्रष्टाचार और लापरवाही से जान तो पब्लिक की जाती है। बिहार की घटना से रेलवे की दुर्घटना कम नहीं हो जाती है और ना रेल की दुर्घटना के कारण बिहार की घटना का महत्व कम हो जाता है। भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर यह पुल बन रहा है झारखंड और बिहार को जोड़ने के लिए। पुल का करीब 400 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया। पुल के 4 खंभे नदी में समा गए। एसपी सिंगला कंपनी को इसके निर्माण का ठेका मिला है जिसका गार्ड लापता बताया जा रहा है।
इसकी लागत 1700 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। जाहिर है इस वीडियो पर सबका ध्यान जाना भी था और सही गया। इसका पिछला हिस्सा पहले भी गिर चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले साल अप्रैल के महीने में आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। तब उन्होंने विरोधी दल के नेता के रूप में इस पुल के निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे। तब भी जांच हुई थी। यह सब मीडिया रिपोर्ट में छपा है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि यह घोर भ्रष्टाचार का जीवंत नमूना है। बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की है। एक पुल गिरा है, 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था। अगर यह भ्रष्टाचार का मामला है तो इसे तू मैं के बयानों से नहीं निपटाया जा सकता। इसमें दो एंगल है, एक कि क्या पुल की डिजाइन में कोई कमी है और दूसरा भ्रष्टाचार। दोनों मामलों की अलग अलग जांच होनी चाहिए। इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तब उस दौरान यानी 2017 से 22 के बीच बीजेपी के नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे और नितिन नवीन मंत्री थे। 30 अप्रैल 2022 को आंधी से इसका एक हिस्सा गिरा था। तब भी बीजेपी के नितिन नवीन ही मंत्री थे। अब बताओ, इस पुल को 2020 यानी बीजेपी के कार्यकाल तक ही बन जाना था, जो अभी तक बन ही रहा है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का बयान छपा है कि जांच के बाद दोबारा काम शुरू हुआ तो आप मंत्री थे यानी तेजस्वी यादव, इसलिए आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। मगर इस मामले में एक अंतर है, रेल मंत्री चाहें तो इससे सबक ले सकते हैं। मीडिया में जितनी रिपोर्ट आई है उन पर विस्तृत जवाब दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पुल गिरने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रेस के साथ अपनी रिपोर्ट लेकर आ गए और सवालों का जवाब दिया, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माइक को देखकर बात करने से मना नहीं किया बल्कि इस पर जवाब दिया। बालेश्वर रेल दुर्घटना स्थल पर मीडिया प्रधानमंत्री से पूछता रह गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये इशू तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5 तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इशू को हमने ही उठाया था। और जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के एसीएस ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारे जो सेगमेंट है पेयर नंबर 5 का, जो रुड़की आईटी रिपोर्ट का, उसमें तोड़ा जाएगा। और हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पेयर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है आईआईटी रुड़की को जो दे दिया गया है। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। खगड़िया के कार्यकारी अभियंता निलंबित कर दिए गए हैं। एसपी सिंगला कंपनी पटना में गंगा नदी पर नया महात्मा गांधी सेतु बना रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी को बिहार में ही कई पुल बनाने के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए के ठेके मिले हैं। 2014 में इसका शिलान्यास हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने किया। अभी तक यह पुल गिर ही रहा है, बना नहीं है। 2019 में इसे बन जाना चाहिए था, 2022 में गिरा, 2023 में भी गिर रहा है। अक्सर यही होता है, आरोप और सफाई के बीच असली सवाल गायब हो जाते हैं। आपका ध्यान रेल दुर्घटनाओं से नहीं हटना चाहिए और ना ही पुल दुर्घटना से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।